हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए तांत्रिक और वो खौफनाक प्रेत की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आगे की कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको मेरी लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। उस समय रात के 2 बज रहे थे। नरेंद्र को बैठे बैठे नींद लग रही थी, लेकिन मच्छरों की वजह से चुपचाप बैठा नहीं जा रहा था। सर्वेश के घर के सामने कोई झाड़ी नहीं है, इसलिए रास्ते पर ही बैठना पड़ा, क्योंकि उन्हें कल जैसी भूल आज नहीं करनी है। आज दोनों ही अपने साथ सर्विस रिवॉल्वर को भी लेकर आए हैं। यशपाल के प्लान के अनुसार घर के सामने वाले दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दिया गया है, जिससे सर्वेश बाहर न निकल सके। दरवाजे पर कुछ आवाज़ होते ही वो तुरंत उसे गिरफ्तार करेंगे। 1 घंटे बीतने के बाद भी जब कोई खतरा नहीं दिखा, तब यशपाल धीरे धीरे सर्वेश के घर की ओर बढ़े। नरेंद्र भी अपने रिवॉल्वर को लोड करके उनके पीछे चल पड़ा। बाहर से कुंडी खोलते ही वो चौंक गए, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब सर्वेश ने बाहर निकलने की कोशिश की थी, परंतु बाहर से दरवाज़ा बंद रहने के कारण वो नहीं निकल पाया। यशपाल दरवाजे को खोलकर घर के अंदर पहुंचे। उस बूढ़े आदमी ने बताया था कि सर्वेश की बूढ़ी माँ अभी भी जिंदा है। अगर उनके साथ वही हुआ तो नहीं, कुछ अंदर जाकर एक कमरे में टॉर्च जलाते ही उन्होंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन करना भी बहुत ही कठिन है। बूढ़ी महिला के सीने पर जो बैठा हुआ है वो मानव है या कोई जानवर, वह कुछ दूसरा नहीं बताया जा सकता। लंबा सा हाथ बूढ़ी महिला के मांस को फाड़कर खा रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ लाल खून फैला हुआ था। आसपास का वातावरण एक दुर्गंध से भर गया था। ये दुर्गंध यशपाल पहचानते हैं। सर्वेश! आवाज़ नरेंद्र के मुंह से निकलते ही उस भयानक जानवर ने उनकी तरफ चेहरा घुमाया। भयानक और विभत्स चेहरा, नाक और आँख कुछ भी नहीं है। उसकी जगह कुछ है तो केवल बड़े बड़े दांत। ये भयानक दृश्य देखने के बाद उन दोनों में से किसी को भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। उस जानवर के दरवाजे की ओर बढ़ते ही यशपाल नरेंद्र के हाथ को पकड़कर बाहर की ओर भागे। जल्दी से सामने के दरवाजे को पार कर वो दोनों बाहर कच्चे रास्ते पर दौड़ते रहे। पीछे से उस समय भी उस भयानक जीव की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लगभग 20 मिनट तक दौड़ने के बाद दोनों गांव के उत्तर की ओर एक खुली जगह पर पहुंचे। दोनों की हाफते हाफते हालत खराब थी। सांस की गति कम होने के बाद नरेंद्र बोला, सर, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। ये केस हमारे द्वारा सॉल्व नहीं होगा। बड़े ऑफिसर को बताने से हमें पागल समझा जाएगा और हमारी नौकरी भी जा सकती है। इससे अच्छा जो इन सब बातों को जानते हैं उन्हें ही बुलाना ठीक रहेगा। अब यशपाल बोले, किसकी बात बोल रहे हो तुम? तांत्रिक? लेकिन इस समय मैं तांत्रिक कहाँ से बुलाऊंगा? नहीं सर, आपको खोजने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं छोटा था हमारे घर में एक तांत्रिक आए थे। घटना क्या थी ये मुझे याद नहीं, लेकिन शायद घर पर कोई काल दोष लगा था। पिताजी से सुना था कि उस तांत्रिक ने सब कुछ ठीक कर दिया था। उनका पता मेरे पिताजी के पास होगा। उनको एक बार बुला लिया जाए तो कैसा रहेगा? यशपाल ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर बोले, कौन है ये तांत्रिक? सर, उनका नाम है तांत्रिक मसान नाथ। दिन रात मेहनत करके देवाशीष व उनके पिता आमदनी बढ़ाते रहे। छोटी झोपड़ी धीरे धीरे पक्के घर में परिवर्तित हुई। इस समय जयरामपुर गांव में 2 तल्ले का घर केवल देवाशीष के पास ही है। बाकी गांव वाले अभी भी अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब असली घटना बताती हूँ। 2-3 सप्ताह पहले की बात है। एक दिन दोपहर को देवाशीष के घर में एक अद्भुत घटना घटी। देवाशीष की माँ कलावती देवी दोपहर को खाने के बाद लेटी हुई थी। अचानक उन्हें ऐसा लगा छत से एक छोटा सा बच्चा माँ माँ कहकर बुला रहा है। एक बार उन्होंने सोचा उनका पोता नरेंद्र है, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नरेंद्र तो घर पर नहीं है।
कुछ दिन पहले ही वह अपनी माँ के साथ मामा के घर गया है। जल्दी से उस कमरे के बाहर आते ही उन्होंने देखा देवाशीष के पिता वहां पर खड़े होकर एक टक छत वाले सीढ़ी को देख रहे हैं। कलावती देवी को अब कुछ संदेह हुआ। अपने पति से क्या हुआ पूछते ही जो बातें देवाशीष के पिता ने बताई उसे सुनकर वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गई। उन्होंने बताया, मैं यहाँ बाहर कुर्सी पर बैठा था, अचानक मुझे ऐसा लगा 3-4 छोटे बच्चे छत वाली सीढ़ी से ऊपर चले गए। बच्चे दिखने में बहुत ही सुंदर थे, उनकी उम्र यही 4-5 साल होगी। आश्चर्यजनक इस घटना को देखकर जल्दी से कुर्सी छोड़ यहाँ पर आते ही देखा कि छत वाले सीढ़ी का दरवाज़ा बंद है। लेकिन वो बच्चे आखिर गए कहाँ? और तुम्हें बुलाने जा रहा था लेकिन तुम खुद ही बाहर निकल आई। सुनने के बाद कलावती देवी ने भी अपने द्वारा सुने उस आवाज़ के बारे में बताया। उस दिन के लिए यहीं पर सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन एक सप्ताह बाद और एक घटना ने उन्हें परेशान किया। नरेंद्र उस समय अपने मामा के घर से लौट आया था। सुबह के समय घर में काम करने वाली लड़की रूपा छत पर किसी काम से गई तो उसने वहाँ पर जगह जगह खून के छींटे देखे। ये देखकर वो जल्दबाजी में सीढ़ी से नीचे उतरने लगी और अचानक पैर फिसलने से नीचे गिर गई। इसके बाद रूपा को होश नहीं आया। डॉक्टर का कहना है कि ये एक सडन स्ट्रोक है, लेकिन देवाशीष के पिता इसे नहीं मानते। कई बातों की तरह ये घटना भी सभी के दिमाग से कुछ ही दिनों में निकल गई, लेकिन परसों रात को कुछ हुआ, उससे पूरा परिवार सकते में आ गया। इस घर में कुछ तो हुआ है, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। उस दिन रात को नरेंद्र अपनी दादी के पास सो रहा था। रात के उस समय 2 बज रहे होंगे। अचानक नरेंद्र को ऐसा लगा कि उसकी माँ छत से उसे बुला रही है। वो बिस्तर छोड़कर उठते ही उसकी दादी यानी कलावती देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि इस आवाज़ को उन्होंने पहले भी सुना है। इधर नरेंद्र के माँ को भी सुनाई दिया कि उन्हें कोई छत से माँ माँ कहकर बुला रहा है। नरेंद्र के पिता यानी देवाशीष उस समय गहरी नींद में थे। उन्हें जगाकर इस बारे में बताती ही वो कमरे से बाहर निकले और तभी उन्हें ऐसा लगा कि कुछ बच्चे सीढ़ी से ऊपर चले गए। जल्दी से सीढ़ी की ओर जाते ही वो चौंक गए, क्योंकि सीढ़ी वाला दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। ये घटना क्यों हो रही है किसी को भी समझ में नहीं आया। अगले दिन सुबह चाय के टेबल पर इस बारे में बातचीत हुई। देवाशीष के पिता का कहना है इस घर में कोई भयानक दोष लगा है। उन बच्चों को केवल देव ने ही नहीं, मैंने भी देखा था। बहू व बच्चे उस समय अपने घर गए थे। वो सभी डर जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। अब उपद्रव बढ़ रहा है, मसान नाथ को एक बार बुलाना होगा। उस दिन शाम को देवाशीष के पिता ने एक चिट्ठी लिखकर हरिहर से पोस्ट करवाया। इस चिट्ठी के ग्राहक हैं स्वयं तांत्रिक मसान नाथ। तांत्रिक के साथ देवाशीष के पिताजी का क्या संपर्क है ये बताना बहुत ही कठिन है। बातों से एक दूसरे के दोस्त मालूम होते हैं, परंतु दोनों में उम्र का फ़र्क लगभग 40 साल है। नरेंद्र के दादाजी का उम्र 70 पार है, लेकिन उनके दोस्त मसान नाथ अभी प्रौढ़ दिखते हैं। सफ़ेद चेहरा, उज्ज्वल शरीर, सिर के बाल कंधे तक लंबे एवं बड़ी बड़ी दाढ़ी में भी वो वृद्ध नहीं दिखते। चिट्ठी भेजने के 3 दिन बाद मसान नाथ गाँव में पहुँच गए। इधर घर का छोटा लड़का नरेंद्र बचपन से ही तंत्र मंत्र की कहानियों में रुचि रखता है। बाद में वो समझ गया था कि सभी तांत्रिक घुमंतु नहीं होते। कुछ ऐसे भी तांत्रिक हैं जो साधारण मानव की तरह एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, जिनके घर पर चिट्ठी भेजने पर उत्तर भी आता है। नरेंद्र ने देखा कि घर में प्रवेश करते ही मसान नाथ ने उसके पिता से 1 किलो पीली सरसों लाने के लिए कहा। इसके बाद मंत्र रूपी सरसों से घर के चारों तरफ एक लकीर बनाकर ग्रह बंधन किया गया। इसके बाद किस तरह नरेंद्र के घर का दोष दूर हुआ, इससे वो अनजान है, क्योंकि अगले दिन ही नरेंद्र के दादाजी ने उन्हें अपने नाना के घर भेज दिया। वंश के एकमात्र लड़के को कोई हानि हो ये उन्होंने नहीं चाहा। मसान नाथ भी यही चाहते थे। इस बात से नरेंद्र को बहुत ही गुस्सा था, लेकिन अपने दादाजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मसान नाथ ने नरेंद्र को अपने पास बुलाकर कहा था, यज्ञ शुरू होने के बाद दुष्ट शक्ति यहीं घूमेंगे और उनका आहार क्या है जानते हो? तुम्हारे जैसे छोटे लड़के। इसलिए इस वक्त तुम्हारा यहाँ नहीं रहना ही सही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा मन कह रहा है भविष्य में हम फिर मिलेंगे। हम दोनों मिलकर किसी भयानक शक्ति का सामना करेंगे। लेकिन तुम डरोगे तो नहीं? 20 साल पहले की इस घटना को सोचते हुए नरेंद्र कहीं खो गया था। उसे होश आया मसान नाथ की आवाज़ को सुनकर।
नरेंद्र, क्या यही तुम्हारा ऑफिस है? लेकिन इसे देखकर तो किसी थाने जैसा लगता है। नरेंद्र बोला, हाँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। ये थाना ही मेरा ऑफिस है। आइए, अंदर आइए। यशपाल जी हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। थाने के हॉल रूम में पहुँचते ही यशपाल नजर आए। उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था मानो बहुत ही परेशान है। अगर कोई मनुष्य अचानक अपने सामने अविश्वसनीय घटना देखता है तो उसका चेहरा ठीक ही ऐसा ही होता है। 2 कुर्सी लेकर नरेंद्र और मसाननाथ बैठ गए। मसाननाथ को खोजने के लिए नरेंद्र को बहुत परिश्रम करना पड़ा। देवाशीष जी के पास से तो जो पता मिला था, वहाँ से जानकारी लेने पर पता चला मसाननाथ 5 साल पहले ही गांव से चले गए थे। अब कहाँ पर रहते हैं किसी को भी नहीं पता। अंत में मिसिंग डायरी करके मसाननाथ को खोजा गया। रांची के किसी गली में अब वो रहते हैं। वहाँ से उनको ट्रेन द्वारा आसनसोल लाया गया। नरेंद्र स्वयं जाकर मसाननाथ को स्टेशन से शिवपुर तक लेकर आए। अब तक यशपाल पूरी घटना मसाननाथ से बता रहे थे। सब कुछ सुनकर मसाननाथ बोले, आप जैसा कह रहे हैं, अगर ये सच हुआ तो सामने बहुत ही बड़ा खतरा है। कुछ भी इधर उधर हुआ तो कोई भी मारा जा सकता है। नरेंद्र चौंक कर बोला, मारा जाएगा मतलब? क्योंकि जिस शैतानी शक्ति के विरुद्ध हम लड़ाई में उतरेंगे वो इस जगत की नहीं है। उसे शैतानी शक्तियों द्वारा इस जगत में लाया गया है। यशपाल बोले, इस जगत का प्राणी नहीं है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मसाननाथ जवाब देने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोककर नरेंद्र बोला, असल में तांत्रिक बाबा डायमेंशन की बात कर रहे हैं। हमारे इस डायमेंशन के अलावा भी और भी बहुत सारे डायमेंशन होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जाल की तरफ फैले होते हैं। मसाननाथ सहमति देते हुए बोले, हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कुल 27 जगत हैं, जिसमें 11 व 13 नंबर बहुत ही खतरनाक है, जहाँ समय का अस्तित्व नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शैतानी शक्ति उसी जगत से आया है। पहले हमें यही जानना होगा। यशपाल बोले, लेकिन क्या मैं इसे कर पाऊँगा? क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मसाननाथ बोले, पहले मुझे सर्वेश के घर लेकर चलो। वहाँ जाकर ही मैं शैतानी शक्ति के प्रकृति को जान पाऊँगा। इससे पहले आप इस घड़ी की व्यवस्था कीजिए। घड़ी से क्या होगा? मसाननाथ बोले, मैंने पहले ही बताया कि 11 व 13 जगत में समय का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। 11वें जगत में समय रुका रहता है, लेकिन 13वें जगत में ये समय उल्टा चलता है। अब कुछ बातें यशपाल को समझ में आने लगी, लेकिन सर्वेश के घर के साथ इसका क्या संबंध है, ये तो वहाँ पर जाने से ही पता चलेगा। चलिए फिर अभी चलते हैं। धूल उड़ाते हुए पुलिस की जीप थाने से निकल गई। रास्ते में जाते हुए मसाननाथ ने इस रहस्य के बारे में और भी बातें बताई। उनका मानना है कि भैरव ने किसी काले शक्ति के द्वारा उस शैतान को इस जगत में लाया है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं समवन ऑफर डेमन्स। उन्होंने ये भी बताया कि इन सभी शैतानी शक्ति का अपना कोई आकार नहीं होता। इसके लिए उन्हें एक माध्यम की ज़रूरत होती है। वर्तमान में वही माध्यम सर्वेश का शरीर है, लेकिन सर्वेश को खोजने से पहले और एक बड़ा कार्य करना होगा। लेकिन वो क्या है, इस बारे में मसाननाथ विशेष कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि इसी बीच जीप सर्वेश के घर के सामने पहुंच गई थी। पहले नरेंद्र, फिर एक एक करके यशपाल और मसाननाथ जीप से उतरे। चारों तरफ देखने के बाद यशपाल सोचे, क्या ये वही जगह है जहां 2 दिन पहले ही वो बैठे हुए थे? सर्वेश का असल रूप अगर उन्हें पहले ही पता होता तो वो इस केस में कभी नहीं जुड़ते। लेकिन अब एक बार जब सब कुछ शुरू हो ही गया है तो अब उन्हें इसका अंत देखना है। यशपाल धीरे धीरे सर्वेश के घर में पहुंचे। मसाननाथ व नरेंद्र भी उनके पीछे चल पड़े। घर में कोई नहीं है और सर्वेश भी नहीं दिख रहा। सबसे आश्चर्य की बात है कि सर्वेश के माँ की शरीर अब वहाँ पर नहीं है। बीते 2 दिनों में इस बारे में किसी ने शिकायत भी नहीं की। यशपाल ने सोचा था कि अभी भी उसके माँ का सड़ा हुआ मृत शरीर यहाँ होगा, लेकिन मृत शरीर तो दूर, कमरे में एक बूंद खून भी नहीं मिला। मसाननाथ ने पूछा, क्या ये वही कमरा है जहाँ पर आपने उस शैतान को अंतिम बार देखा था? नरेंद्र ने हाँ में जवाब दिया। ठीक है, घड़ी को तो लेकर आए हैं? यशपाल बोले, घड़ी मेरे पास है। काम पर निकलने से पहले घड़ी पहनना मेरी आदत है। ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। यही बोल मसाननाथ आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगे।
इधर एक दुर्गंध धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शाम होने में अभी बहुत देर है, लेकिन सर्वेश के घर में मानो अंधेरा छा गया है। लगभग 10 मिनट बाद मसान नाथ ने आंखें खोला और फिर बोले, यशपाल, अब अपने घड़ी को देखो। यशपाल ने बाएं हाथ की तरफ नज़र डाली। घड़ी को देख यशपाल और नरेंद्र दोनों ही चौंक गए, क्योंकि घड़ी की सुइयां पीछे की ओर चल रही थी। नरेंद्र, ये घड़ी खराब हो गई है क्या? इसका उत्तर मसान नाथ ने दिया। नहीं, आपकी घड़ी ठीक है। मैं समय के अंदर जाकर देख रहा था कि यह शैतानी शक्ति किस जगह से आई है। अब साफ हो गया है कि यह 13वें जगत की शैतानी शक्ति है। अब आगे का काम इसी के अनुसार किया जाएगा। अब यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। बाकी बातें मैं थाने में जाकर बताऊंगा। तीनों ही घर से निकल गए। इधर सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहा है। उधर देखते देखते थाना पहुंचने में रात हो गई। आज पूरे दिन के भागदौड़ से नरेंद्र बहुत थक गया था। उसे देखकर ही मसाननाथ बोले, आज आराम करो, कल इस बारे में विस्तार से क्रिया शुरू करते हैं। उस रात इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई। अगले दिन सुबह के 10 बजे इस बारे में बातचीत शुरू हुई। चाय के कप को हाथ में लेकर नरेंद्र थाने के हॉल रूम में पहुंचा। मसाननाथ व यशपाल वहां पर पहले ही पहुंच गए थे। एक कुर्सी लेकर नरेंद्र के बैठते ही मसाननाथ बोले, कल रात इस बारे में बहुत कुछ सोचा। सबसे पहले हमें उस जीव को ढूंढना होगा जिसके माध्यम से वो शैतानी शक्ति इस जगत में आया है। यशपाल बोले, किस प्रकार का जीव बाबा जी? ऐसा एक जीव जो इन दोनों जगत के दीवारों को पार कर सकता है। लेकिन जीव का नाम क्या है? व्याध पतंग, दूसरे जगत का व्याध पतंग। यशपाल हंसते हुए बोले, आपके कहने का मतलब है कि एक छोटे से व्याध पतंग ने शैतानी शक्ति को इस जगत में लाया? नरेंद्र बोला, सर आपको पता होगा कि व्याध पतंग को इंग्लिश में ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, क्योंकि व्याध पतंग डायनासोर के समय से जिंदा है। उस अपोकलिप्स में सबसे शक्तिशाली जीव डायनासोर मारे गए, लेकिन ड्रैगन फ्लाई जिंदा थे। यशपाल और कुछ नहीं बोले। नरेंद्र फिर बोला, तांत्रिक बाबा, ये व्याध पतंग इस समय कहाँ पर है? इसी गांव में कहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन हम उसे कहाँ पर ढूंढें? उसे खोजना नहीं होगा, वो खुद ही हमारे पास चला आएगा। तुम केवल थोड़ा सा हल्दी व चावल मुझे लाकर दो। यशपाल बोले, नरेंद्र, तुम जाकर खाना बनाने वाली मौसी से तांत्रिक बाबा को जो कुछ भी चाहिए लेकर चले आओ। कुछ देर बाद दोनों सामानों को हाथ में पाकर मसाननाथ थाने से बाहर निकल आए। नरेंद्र और यशपाल भी उनके पीछे चल पड़े। सामने की ईंट वाले रास्ते से चलते हुए वे सभी एक जगह पर पहुंचे, क्योंकि मसाननाथ जिस कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत है। फर्श पर इसे नहीं किया जा सकता। मसाननाथ ने मिट्टी पर बैठकर हल्दी द्वारा एक वृत्त बनाया और फिर उस वृत्त के अंदर एक क्रॉस का चिन्ह बनाकर उसे 4 भागों में बांट दिया। नरेंद्र और यशपाल एकटक उनके इस क्रियाकलाप को देख रहे थे। अब हर एक भाग में थोड़ा सा चावल रखा गया। इसके बाद मसाननाथ ने आंख बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बाएं तरफ के चावल का रंग काला होने लगा। मसाननाथ बोले, मिल गया, वो गांव के पश्चिम की तरफ छुपा हुआ है। नरेंद्र बोला, लेकिन उधर तो जंगल है और नदी के उस तरफ कोई घर भी नहीं है। यशपाल बोले, इससे हमें क्या, हम तो व्याध पतंगा पकड़ने जा रहे हैं, कोई बाघ शिकार पर नहीं। मसाननाथ ने मन ही मन सोचा कि ये व्याध पतंग किसी बाघ से कम नहीं है, लेकिन वो उन दोनों को डर जाएंगे इसलिए कुछ नहीं बोला। यशपाल बोले, ठीक है, तो अभी चलते हैं और वरना रात हो जाएगी। नहीं, अभी जाकर कोई लाभ नहीं, केवल सूर्यास्त के बाद ही इसे पकड़ा जा सकता है। दिन में दूसरे व्याध पतंग के साथ इसको नहीं खोजा जा सकता। इसका मतलब हमें रात को जाना होगा। हाँ, इतना बोलकर मसाननाथ थाने की ओर चल पड़े। तय हुआ कि शाम 4 बजे जंगल की तरफ सभी निकलेंगे, क्योंकि नदी के पास वाले जंगल में पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटा लगेगा। शाम के अंधेरे में उस ड्रैगन फ्लाई को खोजना आसान होगा। शाम के 3 बजते ही यशपाल वहां जाने के लिए तैयारी शुरू करने लगे। सर्विस रिवॉल्वर, टॉर्च इत्यादि सामानों को भी साथ ले लिया। समय रात के 8 बज रहे थे। जीप से उतर वे सभी चल पड़े। मसाननाथ बोले, यशपाल, तो मेरे साथ टॉर्च लेकर आओ और नरेंद्र तुम पीछे ध्यान रखना। अजय, नदी के इस ओर चारों तरफ जंगली झाड़ियों से भरा हुआ है, इसलिए वे सभी सावधानी से चल रहे थे। तांत्रिक बाबा,
हम कहाँ पर जा रहे हैं और वो व्याध पतंग कहाँ पर है? यशपाल बोले। मसाननाथ बोले, आप नकारात्मक शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन कोई परेशानी तो नहीं होगी? अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बोलकर मसाननाथ ने यशपाल के माथे पर हाथ रखा। तुरंत ही उन्हें ऐसा लगा कि जंगल के अंदर से एक ठंडी हवा बाहर निकल रही है। यही है नकारात्मक शक्ति। शैतान के जितना पास हम जाएंगे उतना ही ठंडी बढ़ती जाएगी। वो सभी फिर से चलने लगे। मसाननाथ जितना आगे बढ़ते रहे, यशपाल को उतना ही ठंड लगती रही। लगभग आधे घंटे चलने के बाद नरेंद्र को ऐसा लगा मानो सामने और पीछे के जंगल एक जैसे हैं। तो क्या वो सभी रास्ता भटक गए? इधर किसी अनजाने खतरे की अनुभूति से मसाननाथ भी रुक गए। सभी रुक जाओ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बात के समाप्त होने से पहले ही पास की झाड़ी से कोई एक जीव यशपाल की ओर झपट पड़ा। उस 4 पैर वाले जीव के चेहरे पर दांतों के अलावा आंख व नाक कुछ भी नहीं है। तुरंत ही नरेंद्र ने गोली चला दिया। सर, आप ठीक तो हैं? शरीर के ऊपर से उस भयानक जीव को हटाकर यशपाल खड़े हुए। वेल डन नरेंद्र, सही समय पर गोली चलाया, वरना आज तो। चलिए, व्याध पतंग मिल गया। पीछे की झाड़ी से निकलते हुए मसाननाथ बोले, ये यहाँ पर बैठकर पहरा दे रहा था। मुझसे थोड़ा भूल हो गई। पहले ही मुझे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था। अब इसका क्या करे? ये कहते हुए यशपाल नीचे ज़मीन की ओर इशारा करके उस जीव को दिखाना चाहते थे। लेकिन कोई जानवर कहाँ? ये तो सर्वेश है। गोली लगने के कारण नीचे पड़ा हुआ है। नरेंद्र देखो बच गया है या नहीं। सर, हार्टबीट चल रही है। गोली उसके कंधे के पास लगी है। यशपाल पास ही कहे मसाननाथ से बोले, हमने सर्वेश को गोली जानबूझकर नहीं मारा। मसाननाथ बोले, हाँ मैं जानता हूँ। अब जब तक ये शैतानी शक्ति मेरे कब्जे में है तो इसके वश में जो भी थे सभी सामान्य हो जाएंगे। नरेंद्र बोला, लेकिन सर, सर्वेश को अगर पता चला कि उसने अपने बूढ़ी माँ को मारकर खा लिया तो ये उसके लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। ये बातें अभी उसे नहीं बताना है। चलिए हम सभी थाने में चलते हैं। इसके आगे क्या करना है वहीं पर सोचा जाएगा। नरेंद्र और यशपाल ने सर्वेश को उठाकर जीप की ओर चल पड़े। यशपाल ने एक बार मसाननाथ के हाथ में रखे उस भयानक ड्रैगन फ्लाई को देखा। ड्रैगन फ्लाई ना बोलकर इसे एक उड़ने वाली बड़ी सी मकड़ी कहा जा सकता है। रात बढ़ती ही जा रही थी। सर्वेश को जीप में बिठाकर वे सभी थाने की ओर चल पड़े। रात 1 बजे थाने के सामने जीप आकर रुकी। सबसे पहले यशपाल, फिर मसाननाथ, उसके बाद नरेंद्र गाड़ी से उतरे। सर्वेश की स्थिति ठीक नहीं है। गोली लगने वाली जगह से खून का बहाव बढ़ता ही जा रहा है। यशपाल ने आदेश दिया, नरेंद्र, तुम सर्वेश को जिला अस्पताल में लेकर जाओ। अभी अगर रवाना होगे तो सुबह तक चले आओगे, क्योंकि अगर उसे हॉस्पिटल में न भर्ती किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। नरेंद्र कुछ भी न बोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर में पुलिस जीप आंखों से ओझल हो गई। मसाननाथ ने यशपाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब इसका अंत अवश्य होगा। अंदर चलिए, आपके साथ कुछ बात करनी है। थाने के हॉल रूम में प्रवेश करते ही मसाननाथ ने अपनी थैली से हल्दी पाउडर निकाला। इसके बाद टेबल के ऊपर बिखरे कागज़ों को एक तरफ करके वहाँ पर एक हल्दी द्वारा एक वृत्त बनाया। इसके बाद अपने हाथ में रखे व्याध पतंग को उस वृत्त के केंद्र में रख अपने आँखों को बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक मंत्र जाप चलता रहा तब तक यशपाल के मुंह से कोई भी बात नहीं सुनाई दी। मंत्र पाठ समाप्त होते ही यशपाल बोले, बाबा जी, नरेंद्र मुझसे जूनियर है, उसके सामने ऐसी बातें नहीं कर सकता, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या मैं ये सब कर पाऊँगा? क्या आप तंत्र मंत्र जानते हैं? लेकिन मैं तो एक साधारण पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरा मानना है आप अकेले ही ये सब कीजिए। यशपाल जी, आपके अंदर कितनी क्षमता है उसे आप खुद भी नहीं जानते। समय आपको सभी चीज़ें समझा देगा। और वैसे भी हम जिस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं उसके हर एक कदम पर खतरा है। मेरे द्वारा अकेले इसे पूर्ण करना संभव नहीं है। कैसी प्रक्रिया बाबा जी? त्रिकाल यज्ञ। ये क्या है? शुरू से ही बताता हूँ। किस गांव में पैर रखते ही मैं समझ गया था कि जिस नकारात्मक शक्ति का अनुभव मैंने किया था वो इस जगत का नहीं है।
क्योंकि इतनी शक्तिशाली प्रभाव को मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया है। इसके बाद आप सभी के पास से पूरी घटना को सुनने के बाद मैं निश्चित हो गया कि मैं सही था। इसके बाद टेबल पर रखे व्याध पतंग की ओर इशारा करते हुए मसाननाथ बोले, ये कोई साधारण व्याध पतंग नहीं है। इसके अंदर कितना नकारात्मक शक्ति है उसे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस समय वो मेरे मायाजाल में बंद है। जब तक वो इस हल्दी के वृत्त के अंदर रहेगा तब तक हमें कोई डर नहीं। हम आसानी से त्रिकाल यज्ञ संपन्न कर लेंगे। लेकिन इस यज्ञ का असली उद्देश्य क्या है? हमारा मूल लक्ष्य है इस शैतानी शक्ति को उसके जगत में वापस पहुंचा देना। लेकिन इसे करने के लिए हम सभी को 13वें जगत में प्रवेश करना होगा। केवल हम ही नहीं, त्रिकाल यज्ञ के माध्यम से पूरा शिवपुर गांव 13वें जगत में प्रवेश करेगा और इसी में हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि विपरीत क्रिया में जब शिवपुर गांव को उस जगह से लौटना होगा तब ये नकारात्मक शक्ति फिर नहीं लौट पाएगी, उसी जगत में अटक जाएगी, क्योंकि वो मेरे मंत्र के मायाजाल में बंद है। परंतु अगर ये वृत्त मिट गया तो बहुत ही खतरा हो सकता है। अंदर से लकीर मिटना संभव नहीं है, केवल बाहर से कुछ किया जा सकता है। नरेंद्र को इस बारे में बताना होगा। वैसे भी वो इस टेबल पर हाथ नहीं लगाएगा। एक समस्या और है, त्रिकाल यज्ञ को करने के लिए एक ऐसी जगह पर बैठना पड़ता है जहाँ चारों तरफ पानी हो, और हम जिस जगत में जाएंगे वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ केवल खून ही खून है। आप किसी ऐसे तालाब व पोखरा को जानते हो जहाँ पर कोई ऐसा स्थान हो? यशपाल ने बिना सोचे ही उत्तर दिया, इस गांव के पीछे अजय नदी में एक प्राचीन मंदिर है। बरसात से पहले उसके ऊपर का भाग दिखता है। ऐसा क्या? ये सब तो मैंने कहानियों में सुना है। मैंने भी इसे पहली बार देखकर चौंक गई थी। यहाँ के लोग बताते हैं कि 500 साल पहले ये नदी के अंदर समा गए थे। कल सुबह एक बार यहाँ अवश्य जाना होगा कि मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है या नहीं। अगर दिखाई दिया तो किसी मांझी को बुलाकर वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ ठीक है, पहले नरेंद्र को वापस आने दो, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। हाँ चलिए, अभी थोड़ी रात बाकी है। नरेंद्र के लौटने तक हम थोड़ा सो लेंगे। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। नरेंद्र के बुलाने से यशपाल जाग गए। हॉल रूम के एक कुर्सी पर ही वो सो गए थे। नरेंद्र बोला, सर सर्वेश को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया हूँ। वो होश में आया है, लेकिन पिछले दिनों की कोई भी बात उसे याद नहीं, इसलिए मैंने भी गोली लगने के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद डॉक्टरों ने कुछ अंदाज़ा लगाया था, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत उन्होंने नहीं की। अब आप बताइए यहाँ क्या हुआ? सब कुछ बताऊँगा, लेकिन पहले तुम जाकर आराम करो। तुमने पूरी रात जागी है। नहीं सर जी, मैं ठीक हूँ। वैसे तांत्रिक बाबा कहाँ पर है? वो अभी अंदर के कमरे में सो रहे हैं। तुम अंदर जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मसाननाथ से नरेंद्र को सभी बातें पता चली। अचानक एक कौतूहल से उसका शरीर ऊर्जावान हो गया। अजय नदी के अंदर जो प्राचीन मंदिर है उसके रहस्य को जानने की इच्छा नरेंद्र के मन में बहुत पहले से ही है। लेकिन सबसे विशेष बात जो उसने बताई वो यह था कि सर्वेश को हॉस्पिटल भर्ती करने के बाद जब वो लौट रहा था उस समय नदी के पास वाले रास्ते पर आते ही उसने देखा अजय नदी के बीचों बीच एक समतल स्तूप निकला हुआ है। वही प्राचीन मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए इस समय नदी के किनारे न जाकर शाम को किसी नाव वाले के साथ जाने के लिए सभी का विचार हुआ। दोपहर को यशपाल स्वयं ही गांव में जाकर लालू नाम मल्लाह को लेकर आए। नदी में करना क्या है ये सुनने के बाद लालू आश्चर्यचकित हुआ। उस प्राचीन पवित्र मंदिर के ऊपर जाना है ये उसके सोच के बाहर था। लालू ने यह भी बताया कि अजय नदी में कभी कभी मीठे पानी के मगरमच्छ भी देखे जाते हैं। अंत में कुछ पैसे देकर उसे राज़ी कराया गया। दोपहर तक सब कुछ सेट हो गया, लेकिन लालू मल्लाह के अलावा गांव के किसी भी आदमी को इस बारे में भनक भी ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखा गया। सर्वेश की हालत को जिस तरह छुपा कर रखा गया है, ठीक उसी तरह इस अभियान को भी छुपा कर किया करना होगा, ऐसा ही यशपाल का कहना है। इस पर मसाननाथ व नरेंद्र का भी एक ही मत है। अगर कोई जान गया तो इस क्रिया में बाधा भी हो सकती है। शाम होने से पहले वे सभी नदी की ओर चल पड़े। लालू मांझी जब तक नाव को लेकर नदी में उतरा
तब तक चारों तरफ काले बादल घिर चुके थे। दूर कहीं बिजली भी गिर रही थी। ऐसे समय नदी में नाव को लेकर जाना आत्महत्या करने जैसा है। लेकिन लालू क्या करता, क्योंकि इस काम के लिए उसे 3 गुना ज़्यादा पैसे लिए थे। ये काम उसे करना ही होगा। पहले माझी, फिर नरेंद्र व यशपाल, इसके बाद सबसे अंत में मसाननाथ नाव पर बैठे। लालू माझी नाव चलाने लगा था कि सभी ने देखा एक आदमी नदी के पास वाले पगडंडी से दौड़ते हुए इधर ही आ रहा है। सर, कहीं गांव वाली जान तो नहीं गए? यशपाल के जवाब देने से पहले ही वो बूढ़ा आदमी नाव के पास आकर खड़ा हो गया। वो बूढ़ा आदमी बोला, आप सभी रुक जाइए, उस मंदिर में कुछ भी मत कीजिएगा। कई सालों से वे सभी वहाँ पर सो रहे हैं। आप सभी के कामों से अगर वो जाग गए तो कोई नहीं बचेगा, सभी मारे जाएंगे। ये सुनकर यशपाल गुस्से से उठ खड़े हुए। नरेंद्र और मसाननाथ किसी तरह उन्हें संभाले। ठीक है, जाइए तब, आप सभी जवान हैं, इसीलिए इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं। लेकिन याद रखना, अगर वो सभी जाग गए तो आप सभी के लिए खतरों का द्वार खोल जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी जिस रास्ते से आया था उधर ही लौट गया। लालू मांझी ने भी कुछ ज़्यादा न सोच नाव चलाना शुरू कर दिया। अजय नदी के काले पानी व आसमान के काले बादल ने एक भयानक वातावरण को उत्पन्न किया था। मसाननाथ बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, सभी सामान मेरे पास है और वो शैतान भी मेरे मायाजाल में बंद है। अब जल्दी से उस जगह पर पहुंचकर त्रिकाल यज्ञ को पूर्ण करना ही हमारा लक्ष्य है, और वैसे भी इसमें रुकावट डालने वाला कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद भी नरेंद्र के मन में खतरे की आशंका बढ़ने लगी थी। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भूल रहा है, लेकिन वो क्या, ये याद नहीं आ रहा था। इधर लालू की नाव धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। देखने से ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सा स्तूप उनकी ओर धीरे धीरे चला आ रहा है। शाम होने के बाद खाना बनाने वाली मौसी यशपाल को कमरे में न पाकर उन्हें थाने में खोजने के लिए आई। थाने के हॉल रूम में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा टेबल के ऊपर हल्दी द्वारा एक गोला बना हुआ है। यहाँ पर हल्दी किसने फैलाया? शायद यशपाल बाबू ने इसे नहीं देखा, वरना साफ करने के लिए ज़रूर कहते। अब आ ही गई हूँ तो इसे साफ कर देती हूँ। यही बोलकर वो रूम के कोने से झाड़ू लगाकर साफ करने लगी। साफ करते हुए उन्होंने उस व्याध पतंग को देखा, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा वो मरा हुआ है। टेबल से हल्दी साफ करने के बाद खाना बनाने वाली मौसी ने देखा वो मरा हुआ व्याध पतंगा फिर से जिंदा होकर उड़ गया। ये देख उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले ही वो मरा हुआ था, लेकिन अचानक जिंदा कैसे हो गया। अब नरेंद्र को याद कि यशपाल ने उसे आज के बारे में खाना बनाने वाली मौसी को बताने के लिए कहा था, और ये भी कि आज हम सभी नहीं रहेंगे। अचानक मसाननाथ बोले, माँ जी जल्दी से नाव चलाओ, वो मुक्त हो गया, अब हमारे लिए खतरा ही खतरा है। मुक्त हो गया है? लेकिन कैसे? आपने तो कहा था कि आपके मायाजाल से वो कभी नहीं निकल सकता। इस बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन वो आ रहा है, मैं उसे अनुभव कर सकता हूँ। वो गुस्से में हमारी ओर ही बढ़ रहा है। माँ जी, तुम और तेज़ी से नाव को मंदिर की ओर आगे बढ़ाओ। लालू मांझी की तरफ इशारा करते हुए बोला, चला तो रहा हूँ, लेकिन पानी में देखिए वो क्या है। कहाँ? बोलकर नरेंद्र ने पानी में टॉर्च जलाया। नरेंद्र ने देखा एक बड़ा सा मगरमच्छ उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये मगरमच्छ कुछ अलग ही था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। सभी संभल पाते इससे पहले एक धक्के में नाव पलट गई। सभी जल्दी से तैरो, सामने ही मंदिर का पत्थर दिख रहा है। नरेंद्र की आवाज़ को सुन सभी सामने के पत्थर की ओर तैरने लगे, लेकिन अचानक से उस पानी के दानव ने यशपाल के बाएं हाथ को काट उन्हें पानी के अंदर खींचकर ले गया। नरेंद्र ने यशपाल के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनी। वो यशपाल को बचाने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था कि मसाननाथ ने उसे रोकते हुए कहा, सामने मंदिर की ओर तैरते रहो, हमें चारों तरफ से इन शैतान रूपी मगरमच्छों ने घेर रखा है। जल्दी से हाथ चलाओ, वरना हम भी मारे जाएंगे। पीछे न देखते हुए तीनों अपनी पूरी क्षमता से सामने दिखाई देने वाले पत्थर की ओर तैरते रहे। लगभग 10 मिनट तैरने के बाद वो सभी उस पत्थर पर पहुंचे। तैरते हुए थक जाने के बावजूद नरेंद्र ने टॉर्च को नहीं छोड़ा। फिसलन भरे उस पत्थर पर पहुंचने के बाद नरेंद्र ने पीछे टॉर्च जलाया। तांत्रिक बाबा, सर कहाँ गए?
मसाननाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। लालू बोला, बाबू साहब, यहाँ पानी में एक हाथ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र ने उस ओर टॉर्च जलाया। जैसे ही लालू ने उस हाथ को पकड़कर खींचा, वो डर से कांप उठा, क्योंकि वो कंधे के पास से कटा हुआ हाथ था। यशपाल के साथ क्या हुआ है, ये सोच नरेंद्र और मसाननाथ दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, तो क्या यशपाल सर हमारे बीच नहीं रहे? नरेंद्र, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपने आवेग के ऊपर नियंत्रण रखो। किसी तरह खुद को संभाल कर नरेंद्र बोला, ठीक है, चलिए। मंदिर के उस बड़े से चोटी पर पहुंचकर मसाननाथ ने अपने पास रखे हल्दी के पॉलीथीन को निकाला। इसके बाद सभी को पास बुलाकर अपने चारों ओर हल्दी द्वारा एक वृत्त बना दिया। इस वृत्त के बाहर निकलने पर खतरा है। जब तक मेरा यज्ञ चलेगा, तुम सब इसके अंदर ही रहोगे। शैतानी शक्ति कई प्रकार से तुम्हें आकर्षित करेगी, जिससे तुम बाहर निकल जाओ। अगर ऐसा किया तो मौत हो सकती है। फिर बता रहा हूँ, किसी भी तरह अपने आवेग को नियंत्रण में रखना। नरेंद्र और लालू दोनों ने सिर हाँ में हिलाकर उत्तर दिया। तांत्रिक मसाननाथ बीच में बैठ गए। बैठते ही तांत्रिक मसाननाथ ने मंत्र पाठ आरंभ कर दिया। अचानक ही आसपास का वातावरण दुर्गंध से भर गया। नरेंद्र ने देखा अजय नदी का पानी धीरे धीरे लाल हो रहा है। इसी वक्त लालू ने देखा रक्षा वृत्त के चारों तरफ कुछ भयानक सा घूम रहा है। नरेंद्र ने भी इसे देखा। टॉर्च जलाते ही जो दृश्य उन्हें दिखा, उसकी वर्णन करना भी कठिन है। एक बड़ा सा मकड़ी उनके चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन मसाननाथ द्वारा बनाए गए रक्षा लकीर के अंदर आना उसके लिए संभव नहीं है। इधर अजय नदी का पानी अब पूरी तरह से खून बन गया है। शिवपुर के सभी पेड़ों के पत्ते काले रंग में बदल गए। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही हैं। शिवपुर इस समय 13वें जगत में प्रवेश कर चुका है। अचानक नरेंद्र ने देखा एक बूढ़ा आदमी उनके तरफ ही चलकर आ रहा था। नरेंद्र उन्हें पहचानता है। ध्यान से देखने पर पता चला वो उसके दादाजी हैं, जो रक्षावृत्त के बाहर खड़े हो गए। देवाशीष के पिताजी स्वयं यहाँ पर उपस्थित है और बोल रहे हैं, बेटा इधर आओ, आओ देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मंत्रमुग्ध होकर नरेंद्र उस ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये देख मसाननाथ चिल्लाते हुए बोले, नरेंद्र, वो सब मत सुनो, लकीर से बाहर मत निकलना। लेकिन नरेंद्र ने मसाननाथ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 20 साल पहले मरे हुए दादाजी उसे बुला रहे हैं। उसे उनके पास जाना ही होगा। मसाननाथ की बातों को अनसुना करके नरेंद्र लकीर के बाहर निकल आया। लेकिन बाहर उसके दादाजी कहाँ हैं? वहाँ पर तो विभत्स चेहरे वाला एक भयानक मकड़ी खड़ा है। ये देख नरेंद्र जल्दी से लकीर के अंदर आना चाहा, लेकिन उससे पहले ही मनुष्य चेहरे वाले उस मकड़ी ने नरेंद्र को जकड़ लिया। ये चेहरा किसी और का नहीं, भैरव कपालिक का था। उस भयानक मकड़ी ने अपने बड़े बड़े दांतों से नरेंद्र को काटने लगी। दर्द से नरेंद्र चिल्लाता रहा। अचानक यशपाल का आवाज़ सुनाई दिया, साले ले मर, आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा। यशपाल अपने पास रखे बड़े से स्टील बॉडी टॉर्च से उस मकड़ी के सिर पर वार कर रहे थे। उनका शरीर जगह जगह से कटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो केवल एक हाथ से वार कर रहे हैं, क्योंकि उसके दूसरे हाथ की जगह केवल मांस का लोथड़ा बचा है। यशपाल बोलते रहे, तांत्रिक ने कहा है कि मेरे अंदर बहुत ही ताकत है। उस मगरमच्छ को भी फाड़ डाला, अब तुझे भी मार डालूंगा। अब मकड़ी ने नरेंद्र को छोड़ यशपाल की तरफ लपक पड़ी। इसी का अवसर लेकर लालू ने लकीर से बाहर निकल नरेंद्र के अधमरे शरीर को लकीर के अंदर खींचकर ले गया। इधर भैरव रूपी राक्षस मकड़ी यशपाल के शरीर को चबाकर कई टुकड़ों में काट दिया। अब मसाननाथ खड़े हुए और बोले, लालू तैयार रहो। मेरे इशारा करते ही नरेंद्र को लेकर लकीर के बाहर चले जाना। लालू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मसाननाथ के आदेश के लिए उसने खुद को तैयार किया। मसाननाथ ने हुंकारा, भैरव इधर देख। हुंकार सुनते ही वो भयानक मकड़ी मसाननाथ की ओर बढ़ चला, लेकिन इस बार रक्षा लकीर से उस मकड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। वृत्त के अंदर पहुंचते ही मसाननाथ चिल्लाए, लालू भागो। लालू ने नरेंद्र को कंधे पर लाद कर लकीर के बाहर भागा। मसाननाथ भी उल्टी दिशा में भाग गए। रक्षा वृत्त से बाहर निकलते ही लालू ने देखा
हल्दी की लकीरें अब जलने लगी और उसके बीच में एक वह भयानक जीव अटक गया है। मसान नाथ लालू से बोले, अब विपरीत प्रक्रिया को करने वाला हूँ। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हो तुरंत नरेंद्र को लेकर नदी में कूद जाना। मसान नाथ ने आंख बंद करके फिर से मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। छूट गई थी आसमान, गरज कर बिजली चमकने लगी। हवा भी आंधी की तरह चलने लगा, जिससे खड़े होना भी कठिन था। उधर मसान नाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक भूकंप शुरू होते ही लालू मांझी ने नरेंद्र को कंधे पर लाद कर पानी में कूद पड़ा। नदी का पानी मानो समुद्र की लहरें बन गई थी। बहुत ही माहिर तैराक होने के बावजूद लालू पानी के अंदर डूबने लगा। बेहोश होने से पहले उसे एक ही बात याद था कि वह नरेंद्र के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। होश में आते ही नरेंद्र हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके पूरे शरीर से चोटों की वजह से खून बह रहा है। कुछ ही दूर लालू मांझी बेहोश पड़ा था। इधर उधर नज़र घुमाते ही वो इस जगह को पहचान गया। ये अजय नदी का घाट है। तुम ठीक हो नरेंद्र? आवाज़ कोई सुन नरेंद्र चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो मसान नाथ बैठे हुए थे। अब कोई डर नहीं है और शैतान को माया जाल में बांधकर 13वें जगत में ही छोड़ आया हूँ। इस जगत में फिर वो नहीं आ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है नरेंद्र जानते हो? वो मंदिर मुझे कोई आम मंदिर नहीं लगा। वहाँ कुछ तो है, क्योंकि उस पत्थर पर जाते ही मैं समझ गया था। नरेंद्र इधर उधर देखते हुए बोला, यशपाल सर कहाँ पर हैं? अब वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने अपने प्राण देकर तुम्हारी रक्षा की है। इसी बीच लालू भी उठ बैठा था। मसान नाथ बोले, अब ये रहस्य साफ हो गया है। भैरव एक कपालिक बन गया था। उसने अपनी काली शक्तियों से उस भयानक पिशाच शक्ति को बुलाया था, लेकिन वो उसे वश में नहीं कर पाया, जिसकी बदौलत उस शैतानी शक्ति ने भैरव को ही अपने वश में कर लिया। उस मकड़ी के ऊपर जिस चेहरे को देखा था वो भैरव का ही था। शक्ति पाने के बाद अपनी हिंसा के कारण भैरव ने गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। जिस व्याध पतंग को तुमने देखा था वो ऐसे कई भयानक रूप ले सकता था। इसको जानकर ही मैंने उसे अपने मंत्र के मायाजाल में बंद किया था, पर न जाने कैसे वो वहाँ से निकल आया। यशपाल को बचाने के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन ऐसे भयानक कार्य में मौत अवश्य होता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। ये सब सुनते हुए नरेंद्र के आंखों से 2 बूंद आंसू छलक पड़े। इस घटना के 1 महीने बाद की बात है। लगातार हो रही हत्याओं का डर गांव वालों के मन से खत्म होने में कुछ दिन लगे। मसान नाथ अब भी शिवपुर में ही हैं। रांची लौटने का उनका कोई मन नहीं है। गांव की सुंदर हवा, मिट्टी की महक, हरे भरे खेत और सुबह की चिड़ियों की आवाज़, यही तो ज़िंदगी है। केवल खाना बनाने वाली मौसी का खाना ही एकमात्र समस्या है। रामा नामक एक युवक अपनी गाय भैंसों को चरा रहा था। गाय भैंसों ने आज बहुत उत्पात मचाया, इसलिए उसे घर लौटने में आज शाम हो गई। नदी के पास वाले बबूल के नीचे पहुंचते ही कोई एक जीव नदी में चला गया। गाय भैंसों को वहीं खड़ा करके वो नदी की ओर देखने के लिए गया। नदी के किनारे आते ही उसने देखा बड़े बड़े पैरों के चिन्ह पानी में उतर गए हैं और सामने नदी के बीचों बीच पुराने मंदिर का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है। वहाँ पर एक बड़ा सा लाल छटा भी है, मानो आसमान के काले बादल वहीं पर उतर आए हों। धीरे धीरे लाल छटा की आकार बढ़ने लगा, मानो वो मंदिर किसी खतरे से सभी को सावधान कर रहा है। तो क्या उस बूढ़े आदमी की बातें सच हैं? इसका उत्तर आने वाले समय में ही आपको पता चलेगा। तो ये था इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। मंदिर के रहस्य की क्या कहानी है वो मैं बहुत जल्दी आपके लिए उस पर एक स्टोरी लेकर आऊँगी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।